everyone, I hope you all are doing good. This is Priya from Legal Fly. आज का हमारा टॉपिक है परमिसिबल डेलीगेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो टॉपिक है परमिसिबल डेलीगेशन। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में कुछ बातें बताई थी, है ना, क्या मतलब है, सब कुछ बताया था। अब क्या है ये परमिसिबल डेलीगेशन? देखिए, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर सकते हैं, तभी तो टर्म ऐसे यूज हुआ है परमिसिबल डेलीगेशन। मतलब कुछ फंक्शंस जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर सकते हैं। देखिए, जब लेजिस्लेचर अपने पावर्स एग्जीक्यूटिव को देते हैं और एग्जीक्यूटिव उस पावर को एक्सरसाइज कर कर या उसको यूटिलाइज कर कर कभी कोई रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस बनाते हैं, तो उसी को तो हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो आज की हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को देते हैं और जिसको यूज करके एग्जीक्यूटिव बेसिकली रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स सब बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं। जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम 10 फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, सप्लाइंग डिटेल्स। तो ऐसे 10 पॉइंट्स हैं जो आज हमें समझने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इसको समझेंगे एग्जाम्पल्स एंड केसेस के साथ, ताकि कोई भी डाउट आपको रहे ना, पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद। तो पहला पॉइंट है कमेंसमेंट। अब यहाँ क्या होता है, लेजिस्लेचर जो है लॉ बना देते हैं। लॉ बनाने के बाद एग्जीक्यूटिव को पावर दे देते हैं या उनके ऊपर एक फंक्शन दे देते हैं कि आप डिसाइड करो कि ये लॉ जो है फोर्स में कब आएगा, मतलब इफेक्ट में कब आएगा। आपको डेट फिक्स करनी होगी उसके लिए, एंड आपको एक नोटिफिकेशन देना होगा उस डेट के बारे में इन द ऑफिशियल गैजेट। तो ये फंक्शन जो है एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर देते हैं। अब किसी स्टैट्यूट के अंदर अगर ऐसा क्लॉज पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं अपॉइंटेड डे क्लॉज, जहां पर एग्जीक्यूटिव या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना होता है कौन से डेट में ये एक्ट जो है फोर्स में आएगा, इफेक्ट में आएगा। ठीक है, तो मोस्टली हमें सेक्शन 1 क्लॉज 2 या क्लॉज 3 में ही स्टैट्यूट्स में दिख जाता है। जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखिए, इस एक्ट के सेक्शन 1 क्लॉज 3 में ये लिखा गया है कि ये एक्ट उस दिन फोर्स में आएगा जोन सा डेट सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगा बाय मेकिंग अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। अब एक डेट फिक्स कर सकता है या इस एक्ट के डिफरेंट प्रोविजंस के लिए डिफरेंट डेट्स फिक्स कर सकता है, या डिफरेंट स्टेट्स में इसको अप्लाई करने के लिए डिफरेंट डेट्स भी फिक्स करता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है। लेजिस्लेचर ने लॉ तो बना लिया है। तो देखिए, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सेक्शन 1 क्लॉज 3 में ये बात बोली है, और फुट नोट में क्या लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12 नवंबर 1986 को दी, और कहा कि ये वाला जो स्टैट्यूट है कंट्री में कब एप्लीकेबल होगा, फ्रॉम 19 नवंबर 1986। सिंपल। तो कमेंसमेंट का पावर जो है या उस जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर डेलीगेट कर दिया जाता है। सेम एग्जांपल आप एमटीपी एक्ट 1971, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंदर भी देख सकते हैं। उसके अंदर सेक्शन 1 क्लॉज 3 में ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक डेट फिक्स करेगा और उसी दिन से ये एक्ट जो है इफेक्ट में आएगा। सिंपल। तो अगर ऐसा कोई क्लॉज आपको दिखता है तो उसका मतलब है अपॉइंटेड डे क्लॉज है, एंड लेजिस्लेचर ने एग्जीक्यूटिव को पावर दी है कि वो लॉ जो है वो फोर्स में लेके आए। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब सेकंड चलते हैं। सेकंड क्या है, इंक्लूजन। अब ये क्या है, इंक्लूजन का मतलब है, देखिए, लेजिस्लेचर ना लॉ बना देती है और कहती है कि हमारा जो लॉ है ना किसी कमोडिटीज या इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशन या एरिया से रिलेटेड है। इन सभी एरिया या इन सभी इंस्टीट्यूशन को ये एक्ट कवर करता है। ठीक है, और उसी एक्ट के अंदर कोई प्रोविजन बना देती है और कह देती है कि गवर्नमेंट के पास ये ड्यूटी है कि फ्यूचर में अगर उनको कुछ नेसेसिटी फील होती है तब वो इस एक्ट के अंदर कुछ कमोडिटीज को इंक्लूड कर सकते हैं या कुछ इंडिविजुअल्स को और इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और इस एक्ट का एप्लीकेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो पावर ऑफ इंक्लूजन बेसिकली लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को दे देता है कि आप इंक्लूड कर लो। हमने थोड़ा इंक्लूड कर लिया है कमोडिटीज और थोड़े पर्संस को इंक्लूड कर लिया, इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड कर लिया, बाकी जो है अगर आपको नेसेसिटी फील होती है तो आप बाय मेकिंग अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट या एक ऑर्डर पास करके उनको भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप समझ जाइए ये पावर ऑफ इंक्लूजन है जो लेजिस्लेचर
लेजिस्लेचर ने एग्जीक्यूटिव को दी है, या फंक्शन है जो एग्जीक्यूटिव के ऊपर डाल दी है लेजिस्लेचर ने। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। नाउ इस एक्ट के अंदर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी कमोडिटी को इस एक्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ऑलरेडी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर कुछ आर्टिकल्स या कमोडिटीज को एसेंशियल कमोडिटीज मानकर उस एक्ट में डाला गया है। अब साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर ये दी गई है कि कभी आपको लगता है कि किसी कमोडिटी को एसेंशियल कमोडिटी मानना चाहिए तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए आप समझ रहे, पावर ऑफ इंक्लूजन या फंक्शन है कि आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक केस आता है मोहम्मद अली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964 का केस। ना यहाँ पर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट के सेक्शन 1 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी को चैलेंज किया गया था। पता है क्यों चैलेंज किया? क्योंकि यहाँ पर ना सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी कि ये जो स्टैट्यूट है कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स को इंक्लूड करता है। लेटर ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है वो कुछ और एस्टैब्लिशमेंट्स को या किसी एक एस्टैब्लिशमेंट को भी फ्यूचर में इसकी इस एक्ट के पर्व्यू के अंदर इंक्लूड कर सकता है। मतलब पावर ऑफ इंक्लूजन दी हुई है एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, तो इस सेक्शन को चैलेंज करा गया ये कहते हुए ये तो एक्सेसिव डेलीगेशन है, बहुत बड़ी डेलीगेशन दे दी, बहुत बड़ा पावर दे दिया है एग्जीक्यूटिव को। तो यहां पर क्या हुआ, कोर्ट ने कहा कि बहुत बड़ी पावर कुछ नहीं है, सिंपल बात है। यहां पर एग्जीक्यूटिव को पावर ये दी गई है कि इस एक्ट के एप्लीकेशन को एक्सटेंड कर दिया जाए एंड किसी भी एस्टैब्लिशमेंट्स को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाए। एंड साथ ही साथ कोर्ट ने यह समझाया कि ये जो स्टैट्यूट है क्लियरली कहता है कि ये एक्ट बेसिकली कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है जहां पर 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हो। तो लेजिस्लेचर ने अपना पर्पस क्लियरली मेंशन किया है। जस्ट पावर एग्जीक्यूटिव को यह दी है कि आप इंक्लूड कर लो किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को जहां पर 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं। तो सिंपल है ना, एक्सेसिव डेलीगेशन नहीं है, ज्यादा पावर्स नहीं दी है, लिमिटेड पावर्स ही दी है। तो अब जो एस्टैब्लिशमेंट जिसके अंदर 20 से कम मेंबर्स है उसको तो वो एग्जीक्यूटिव इंक्लूड नहीं कर सकता ना। तो पावर लिमिटेड है, क्लियर है, अनएम्बिगुअस टर्म में क्लैरिटी के साथ लेजिस्लेचर ने लिख दिया है। तो वो हो गया इंक्लूजन करने का पावर टू द एग्जीक्यूटिव गिवन बाय द लेजिस्लेचर। समझ गया? तो इस सेक्शन को बेसिकली वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। तो आप समझ गए पावर ऑफ इंक्लूजन क्या है। तो चलते हैं नेक्स्ट में, एक्सक्लूजन। नाउ एक्सक्लूजन क्या है? अगर आप इंक्लूजन समझ गए तो एक्सक्लूजन भी इजी हो जाएगा। एक्सक्लूजन क्या है? लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया और कहा कि हमारा जो लॉ है कुछ कमोडिटीज के साथ या कुछ पर्संस को या इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड करता है हमारे प्रोविजंस के अंदर। अब वो कहता है कि एग्जीक्यूटिव के पास पावर है कि आने वाले फ्यूचर में अगर उनको लगता है कि ये जो एक्ट है किसी इंडिविजुअल या किसी इंस्टीट्यूशंस के साथ नहीं डील करना चाहिए तो उन इंडिविजुअल्स या उन इंस्टीट्यूशन को इस एक्ट के प्रोविजन से विड्रॉ कर सकता है, उसका एप्लीकेशन से विड्रॉ कर सकता है, निकाल सकता है, कह सकता है कि आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर ऐसा कोई पावर एग्जीक्यूटिव को या ऐसा कोई फंक्शन एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है तो वो कैसा फंक्शन है? एक्सक्लूड करने का फंक्शन है। तो केस देख लें, केस है जालन ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस मिल मजदूर यूनियन 1967 का केस। नाउ इस केस में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के सेक्शन 36 को क्वेश्चन किया गया था। अब क्या है सेक्शन 36? सेक्शन 36 ये कहता है कि ये जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है ना कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ डील करता है। अब पावर दी गई है गवर्नमेंट को कि अगर आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को लगता है कि किसी एस्टैब्लिशमेंट की फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है या किसी भी सर्कमस्टेंस में कंसिडरिंग द पब्लिक इंटरेस्ट गवर्नमेंट को लगता है कि उस एस्टैब्लिशमेंट को इस एक्ट के पर्व्यू से निकाल देना चाहिए, एक्सक्लूड कर देना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय मेकिंग अ नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गेजेट वो हटा सकती है, एक्सक्लूड कर सकती है उस एस्टैब्लिशमेंट को या एस्टैब्लिशमेंट्स को। एंड कुछ टाइम के लिए कर सकती है या फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड भी कर सकती है। उस एक्ट के सारे प्रोविजंस को उस एस्टैब्लिशमेंट से लगाने में मना कर सकती है या कुछ प्रोविजंस को लगाने से मना कर सकती है। तो इतने सारे पावर सेक्शन 36 में दे गए हैं। तो कोर्ट ने कहा नहीं भाई ये सेक्शन 36 वैलिड है, एक्ट भी वैलिड है। तो कोर्ट ने ये समझाया कि भाई कोई ज्यादा तरीके की पावर यहाँ पे नहीं दी गई है, सेक्शन 36 और ये एक्ट जो है बेसिकली वैलिड है। तो आप समझे पावर टू एग्जेम्प्ट मतलब एग्जीक्यूटिव जो है किसी एस्टैब्लिशमेंट को उस एक्ट के पर्व्यू से हटा सकती है। तो आप समझ गए सेकंड पॉइंट भी एक्सक्लूजन। नाउ थर्ड फंक्शन क्या है? पावर टू अमेंड शेड्यूल। अगर आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन समझ आ गया तो थर्ड भी सिंपल है। पावर टू अमेंड शेड्यूल क्या होता है? लेजिस्लेचर लॉ बना देते हैं और उसके साथ कुछ शेड्यूल्स रख देते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन दे देते हैं और शेड्यूल के अंदर डाल देते हैं। जैसे कुछ फॉर्म्स डाल दिए या कोई एक्ट है जिसके अंदर कोई लिस्ट बनानी तो वो लिस्ट शेड्यूल में डाल दी, ऐसे ऐसे शेड्यूल बना देते हैं और पावर गवर्नमेंट को दे देते हैं कि आप जो है इस शेड्यूल को अमेंड कर सकते हैं, कुछ चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ चीजें इसमें से निकाल सकते हैं। ऐसा
पावर दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इटसेल्फ। तो इस एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर गवर्नमेंट को पावर ये दी गई है कि अगर आपको कभी फील होता है कि कोई कमोडिटी एसेंशियल कमोडिटी माननी चाहिए, तो आप उस एक्ट के शेड्यूल को अमेंड कर सकते हैं एंड किसी भी आइटम को एज एन एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे 13 मार्च 2020 में मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर को बेसिकली एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर दिया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। तो ये जो पावर होता है वो गवर्नमेंट यूज करके और एन इंडेफिनिट पीरियड वो कमोडिटी को एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर देती है या फिर लिमिटेड टाइम, जैसे कि मास्क और हैंड सैनिटाइजर को बेसिकली 13 मार्च से लेकर 30 जून 2020 तक माना गया था एज एन एसेंशियल कमोडिटी, ताकि उसकी होर्डिंग ना हो और उसके प्राइसेस को जो है, उसकी अवेलेबिलिटी को जो है रेगुलेट किया जाए। ठीक है, तो ये एक पावर होगी, मतलब शेड्यूल को अमेंड करने की पावर, वो एक फंक्शन दे देता है एग्जीक्यूटिव को। या फिर देखिए बिहार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1960 के सेक्शन 39 में, उसके अंदर बेसिकली ये कहा गया है कि उस एक्ट के अंदर जो शेड्यूल है ना, उस शेड्यूल में कुछ आइटम्स ये हैं रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि उस शेड्यूल को अमेंड करके कुछ और चीजों को बेसिकली उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सिंपल, ये हो गया पावर टू अमेंड शेड्यूल। शेड्यूल को अमेंड करके कुछ चीजें डाल सकते हैं, कुछ चीजें शेड्यूल में से निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है सप्लाइंग डिटेल्स या फ्रेमिंग ऑफ रूल्स। अब देखिए इसमें क्या है, लेजिस्लेचर जो है ना लॉ बना देते हैं। लॉ इन द सेंस एक फ्रेमवर्क बना देते हैं, पॉलिसी लिख देते हैं कि हमारा क्या पर्पस है इस लॉ को बनाने का और क्या क्या चीजें हैं जो इसके अंदर आएगी। एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव पॉलिसी लिख दी। बाकी सप्लाइंग द डिटेल्स वो ड्यूटी जो है एग्जीक्यूटिव को दे देते हैं, कि एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं कि भाई आप इस फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए, इस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर डिटेल्स फिल कर दो। मतलब स्केलेटन लेजिस्लेशन है जो लेजिस्लेचर बनाता है, मतलब फ्रेमवर्क है तो इसीलिए उसको स्केलेटन लेजिस्लेशन कहते हैं। तो ड्यूटी एग्जीक्यूटिव के ऊपर होती है कि उसके अंदर डिटेल्स फिल करो। एक एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंदर ना सेक्शन 6 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है कि वो इस एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजंस है ना उससे रिलेटेड कुछ रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, और सेक्शन 2 क्लॉज डी में स्पेसिफिकली ये लिखा गया है जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं ना, उनको कुछ एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग की जरूरत होती है और वो होना चाहिए, तभी वो ये सारे प्रोसेस कर सकते हैं। बट कितने इयर्स की एक्सपीरियंस, ये सब कुछ रूल्स में लिखा होगा। और रूल्स कौन बनाता है सेक्शन 6 के अंदर? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो आप समझ गए, फ्रेमवर्क दे दिया सेक्शन 2 क्लॉज डी में कि काम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को करना है, बट कितने ईयर का एक्सपीरियंस वो एग्जीक्यूटिव को डालना है। पावर दे दी ना उनको। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली इसी सेक्शन 6 के पावर को एक्सरसाइज करते हुए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 1975 बनाया। आप समझ गए, पॉलिसी बना दी, फ्रेमवर्क बना दिया, स्केलेटन लेजिस्लेशन बना दिया, बाकी डिटेल्स को फिल इन करने का काम एग्जीक्यूटिव को दे दिया। तो स्केलेटन लेजिस्लेशन बना दिया, बाकी एंसिलरी फंक्शंस जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर दे दी। ठीक है, अब कुछ केसेस देख ले, एक एग्जाम्पल तो समझ आ गया। पहला केस है हरिशंकर बागला वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस 1954। बट ये बात समझिए कि जब भी लेजिस्लेचर जो है ना अपने पावर्स को डेलीगेट करता है एग्जीक्यूटिव को, तो लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, चैलेंज कर देते हैं कोर्ट के सामने कि ये बहुत ही तरीके का वाइडर पावर है जो एग्जीक्यूटिव को दिया है। तो हमेशा क्वेश्चन ये होता है ये एक्सेसिव डेलीगेशन है जो लेजिस्लेचर ने किया है। तो हर जो भी केसेस में आपको दिखेंगे ना वो सब एक्सेसिव डेलीगेशन के बेसिस में चैलेंज किए केसेस होंगे। तो जैसे कि ये वाला केस, अब इस केस में जो स्टैट्यूट इन्वॉल्व था वो है एसेंशियल सप्लाईज टेम्पररी पावर्स एक्ट 1946 एंड सेक्शंस इन्वॉल्व थे सेक्शन 3 एंड सेक्शन 6। अब देख लेते क्या क्या चीजें, मजा आएगा आपको ये समझते हुए। देखिए इस एक्ट के अंदर बेसिकली सेक्शन 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई थी कि वो एसेंशियल कमोडिटीज के सप्लाई से रिलेटेड, मतलब उस सप्लाई को मेंटेन करना या इंक्रीज करना या उसके फेयर प्राइसेस को डिसाइड करना या उसके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मैटर्स के लिए कोई ऑर्डर पास कर सकती है। ठीक है, ये पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है अंडर सेक्शन 3। एंड सेक्शन 6 में ये लिखा गया है कि कोई भी ऑर्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगी एंड अगर वो ऑर्डर इनकंसिस्टेंट है विद एनी अदर स्टैट्यूट, स्टिल वो ऑर्डर जो है इफेक्ट में रहेगा। तो ये दोनों सेक्शन समझ आ गए। तो इसको चैलेंज कर दिया गया, कहा कि ये तो एक्सेसिव डेलीगेशन है जो लेजिस्लेचर ने करी है। तो कोर्ट ने समझाया, देखिए आप क्लियर कट समझिए कि ये जो सेक्शन है बेसिकली एग्जीक्यूटिव को पावर ये दे रहा है कि भाई आप एसेंशियल कमोडिटी से रिलेटेड कोई तरीके का ऑर्डर बना सकते हैं। ठीक है, और यहां पर
क्लियर लेजिस्लेचर ने ये लिखा हुआ है कि ऑर्डर किससे रिलेटेड होना चाहिए, उस कमोडिटी के सप्लाई को मेंटेन या इंक्रीज करने के लिए, उसके फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या अवेलेबिलिटी और फेयर प्राइस के लिए, राइट, इसी से रिलेटेड ऑर्डर बनाना है। तो क्लियर एक लिमिटेशन दे दी गई है। तो यहां पर एक्सेसिव डेलीगेशन कैसा हुआ, कोई एक्सेसिव डेलीगेशन नहीं है, कोर्ट ने समझाया। और बात रही सेक्शन 6 की, सेक्शन 6 के अंदर बेसिकली लेजिस्लेचर ने खुद ही तो लिखा है कि अगर एग्जीक्यूटिव कोई ऑर्डर बनाएगा तो वो इफेक्ट में ही रहेगा, इवन दो इट इज इनकंसिस्टेंट विद दैट ऑफ एनी अदर एक्ट। अब उसमें एग्जीक्यूटिव की क्या गलती, लेजिस्लेचर ने खुद ही तो वो प्रोविजन लिखा है। तो इस तरीके से कोर्ट ने समझाया और बोला कि ये दोनों सेक्शंस वैलिड है, ठीक है, कोई एक्सेसिव डेलीगेशन यहां नहीं है। अब सेकंड केस देखते हैं, जैसे कि माखन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1964 का केस। अब इसके अंदर था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 सेक्शन 3। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर पावर दे दी गई थी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो रूल्स बना सकते हैं रिलेटिंग टू डिफेंस ऑफ इंडिया या फॉर पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी, मतलब इससे रिलेटेड रूल्स बना सकते हैं। अगेन जब इसको चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने कहा ये क्या है, स्केलेटन लेजिस्लेशन तो लेजिस्लेचर ने बना दी है, बल्कि रूल्स बनाने की, मतलब फिल इन डिटेल्स को फिल करने की जो ड्यूटी है वो एग्जीक्यूटिव को दी है। यहाँ पे एक्सेसिव डेलीगेशन नहीं है, वैलिड है प्रोविजन। तो केसेस के थ्रू हम ये समझ रहे हैं कि एक्सेसिव डेलीगेशन क्या हो रहा है और कोर्ट क्या जवाब दे रहे हैं, बल्कि हम उसके साथ साथ ये भी समझ रहे हैं कि आखिर ये पॉइंट क्या है, सप्लाइंग द डिटेल्स। फ्रेमवर्क लेजिस्लेचर ने बना दिया, पॉलिसी लेजिस्लेचर ने बना दी, फिल इन डिटेल्स का काम जो है एग्जीक्यूटिव को दे दिया। तो समझ गए, सेकेंड वाले के अंदर रूल्स बनाने की पावर, और पहले वाले में क्या बोल दिया कि आप एसेंशियल कमोडिटी से रिलेटेड कोई ऑर्डर पास कर सकते हैं, ऑर्डर एंड रूल्स। समझ गए, सिंपल। नाउ नेक्स्ट है सस्पेंशन। अब ये क्या है, लेजिस्लेचर जो है लॉ बना देती है और उसी लॉ के अंदर कोई प्रोविजन डाल देती है और पावर जो है एग्जीक्यूटिव को दे देती है, गवर्नमेंट को दे देती है। कहती है कि अगर आपको फ्यूचर में कभी लगता है कि इस लॉ का जो एप्लीकेशन है उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए, तो आप विड्रॉ कर सकते हैं पूरे एक्ट के एप्लीकेशन को या उसके किसी प्रोविजन के एप्लीकेशन को विड्रॉ, सस्पेंड कर सकते हैं। सिंपल हो गया ये पावर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इस एक्ट के अंदर सेक्शन 40 में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि अगर उनको कभी लगता है कि इस स्टैट्यूट का जो के अंदर जो प्रोविजंस है, जिसके अंदर कुछ बेनिफिट्स दिए हैं या फिर कुछ लाइबिलिटी दी है, उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए कभी किसी सर्कमस्टेंस में, किसी भी सिचुएशन में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है बाय मेकिंग अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। और ये काम कब करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जब उनको लगेगा कि ऐसा करना जरूरी है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो करेगी, ऐसे विड्रॉ करती है, सस्पेंड कर देती है। तो ये फंक्शन भी आप समझ गए। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टेरिटोरियल एक्सटेंशन ऑफ स्टैट्यूट। अब ये क्या है, देखिए लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया एंड वो लॉ जो है एक पर्टिकुलर एरिया में एप्लीकेबल है, एग्जिस्टिंग है, एंड पावर दे देते हैं गवर्नमेंट को, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप क्या कर सकते हैं, जो एक स्टैट्यूट ऑलरेडी एक एरिया में एग्जिस्टिंग है उसको दूसरी एरिया में एप्लीकेबल बना सकते हैं, फोर्स में लेके आया जा सकता है। सिंपल, ये है टेरिटोरियल एक्सटेंशन ऑफ अ स्टैट्यूट। बट इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल है दिल्ली लॉज एक्ट 1912। आपको याद है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जब वीडियो मैंने दिया था तो उसके अंदर मैंने ये इन रे दिल्ली लॉज एक्ट 1912 का केस भी आपके साथ डील किया था, राइट। तो इसी एक्ट के अंदर ना सेक्शन 7 के अंदर गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि जो भी स्टैट्यूट जो ब्रिटिश इंडिया में, क्योंकि बहुत तो पुराना है ना ये एक्ट, ब्रिटिश इंडिया में जो एप्लीकेबल है ना वो एक्ट, उसका जो एप्लीकेशन है ना वो दिल्ली एरिया में एक्सटेंड कर सकते हैं। पावर देखिए कैसे दी है, टेरिटोरियल एक्सटेंशन ऑफ अ स्टैट्यूट। समझ रहे, एग्जाम्पल के थ्रू। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सेम ही स्टैट्यूट के अंदर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उसी एक्ट के अंदर रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली किया क्या, बॉम्बे एग्रीकल्चर डेटर्स रिलीफ एक्ट 1947 को दिल्ली में, उसका एप्लीकेशन जो है दिल्ली में एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। और कैसे किया पता है, एक तो एक्सटेंड भी करा दिल्ली में और कुछ मॉडिफिकेशंस भी कर दिए। कैसे मॉडिफिकेशंस, जैसे कि ये जो एक्ट है ना बॉम्बे एग्रीकल्चर डेटर्स रिलीफ एक्ट, ये कहता है कि ये उन एग्रीकल्चर लोगों के साथ डील करेगा जिनकी एनुअल इनकम जो है 500 से कम होगी। बट जब गवर्नमेंट ने इसको दिल्ली में अप्लाई करा, मतलब उसको एक्सटेंड करा उसका एप्लीकेशन, तो कहा कि ये जो लिमिटेशन है 500 की उसको ही हम हटा देते। तो कभी कभी ना ऐसे मॉडिफिकेशन करने के पावर भी दे दिए जाते हैं। जैसे पहले जैसे सेक्शन 7 की बात करी ना, तो उसमें भी यही कहा था कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो भी लॉज होंगे वो दिल्ली एरिया की और एक्सटेंड कर सकते हैं उसका एप्लीकेशन बाय मेकिंग सर्टेन मॉडिफिकेशंस,
ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशंस कर लो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर एक एरिया में एक लॉ एप्लीकेबल है तो वो लॉ उस एरिया के सोशल इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड एक लॉ होता है, राइट। तो दूसरे में जब एप्लीकेबल करते हैं तो उसका कुछ जो कंडीशन होता है वो अलग होता है, राइट। बहुत सारे कंडीशंस अलग होते हैं, इसीलिए एग्जीक्यूटिव को पावर दे दिया जाता है कि थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन, चेंजेस, ऑल्ट्रेशंस आप कर सकते हैं। तो यही हमें इस दो एग्जाम्पल्स में दिख रहे हैं। एंड जैसे सेक्शन 120 ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसी स्टैट्यूट को यूज करते हुए बेसिकली स्टेट ऑफ केरला को फॉर्मेट किया गया था ऑन 1 नवंबर 1956। और इसी स्टैट्यूट के इस सेक्शन को यूज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ केरला ने बेसिकली केरला एडॉप्शन ऑफ लॉज ऑर्डर 1956 को पास करा। एंड उस ऑर्डर को पास करते हुए गवर्नमेंट ऑफ केरला ने कुछ स्टैट्यूट्स का जो एप्लीकेशन है स्टेट ऑफ केरला की ओर एक्सटेंड करा, जैसे कि मद्रास फॉरेस्ट एक्ट या फिर मद्रास प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट एक्ट, बाय मेकिंग सर्टेन मॉडिफिकेशंस, चेंजेस लेके आए। कैसे चेंजेस? जैसे कि मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 के अंदर मॉडिफिकेशन ये करी गई कि सेक्शन 2 के अंदर फॉरेस्ट ऑफिसर को डिफाइन किया हुआ है। तो फॉरेस्ट ऑफिसर के अंदर बेसिकली कंजर्वेटर का जो टर्म है ना उसको चेंज करके चीफ कंजर्वेटर कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि भाई केरला में ये अप्लाई होना है तो चीफ कंजर्वेटर कर लेते, वो ज्यादा हमारे लिए सही है। या फिर मद्रास प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट एक्ट 1888 के अंदर उन्होंने कुछ ओमिशन कर दिया, मतलब कुछ चीजों को हटा दिया, जैसे कि सेक्शन 1 क्लॉज 3 के अंदर आउटसाइड द लिमिट ऑफ द म्युनिसिपैलिटी ऑफ मद्रास जो है उसको हटा दिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा ना केरला में, तो उसको हटा के उन्होंने एप्लीकेशन को एक्सटेंड कर दिया। तो आप समझ रहे, टेरिटोरियल एक्सटेंशन ऑफ अ स्टैट्यूट, एक जगह पे वो लॉ है तो उस लॉ को एक्सटेंड करके दूसरे एरिया में एप्लीकेबल बनाने का पावर एग्जीक्यूटिव को दिया हुआ विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस एंड ऑल्ट्रेशन। बट कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में ये समझाया कि जब भी ये लिखा होता है कि मॉडिफिकेशन कर सकते हो एग्जीक्यूटिव आप, बट वो मॉडिफिकेशन जो टर्म वहां पर यूज हुआ है वो रिस्ट्रिक्टिव सेंस में यूज हुआ है। आपके पास वाइडर पावर्स नहीं है कि आप एक एक्ट को अगर एक्सटेंड करते हो उसका एप्लीकेशन तो उस एक्ट के पॉलिसी को चेंज कर ले या उसके एसेंशियल फीचर्स को ही चेंज कर ले, नहीं, ये पावर नहीं दी गई। माइनर ऑल्टरेशंस आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक केस में कहा भी गया था, वो है राजनारायण वर्सेस चेयरमैन पाटना एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी 1954। तो ये सब चीजों को देख के पॉइंट तो क्लियर है ना, टेरिटोरियल एक्सटेंशन ऑफ अ स्टैट्यूट, एक जगह से दूसरे जगह की ओर एक्सटेंड कर देना। पावर किसको दी गई है? फंक्शन किसके ऊपर डाला गया? एग्जीक्यूटिव के ऊपर, बाय द लेजिस्लेचर। नाउ नेक्स्ट है प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट्स। तो कभी कभार लेजिस्लेचर जो है ना लॉ बना के एग्जीक्यूटिव के ऊपर ड्यूटी डाल देती कि उसके अंदर जो पनिशमेंट्स होंगे ना वो आप डिफाइन कर दो। कुछ स्टैट्यूट ऐसे भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एक्ट 1948, उसका स्पेसिफिकली सेक्शन 59 बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो रूल्स बना सकते हैं। साथ ही साथ सेक्शन 59 क्लॉज 7 में ये पावर दे दी गई कि आप पनिशमेंट्स भी लिख सकते हैं। मतलब जो भी रूल्स आपने बनाए हैं ना, अगर उसको कोई ब्रीच करता है, वॉयलेट करता है, तो क्या पनिशमेंट होनी चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं। तो आप देखिए 59 क्लॉज 7 कैसे कह रहा है, प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट। तो ये भी एक तरीके का फंक्शन है जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर डाल देती है। बट हाँ, एक बात ध्यान दीजिए कि जब ऐसे टाइप ऑफ फंक्शंस जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को देता है कि पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर लो, तो ध्यान में ये रखना होता है लेजिस्लेचर को, ये काफ़ी सारे सजेशन ऐसे ही हैं कि लेजिस्लेचर को बेसिकली कहना होता है कि मैक्सिमम पनिशमेंट कितना होना चाहिए, कितना मैक्सिमम पनिशमेंट है वो जो दे सकते हैं या प्रिस्क्राइब कर सकते हैं वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और अगर पनिशमेंट जो है प्रिस्क्राइब करता है कोई अथॉरिटी अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो उस टाइम पर उस अथॉरिटी को स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन या अप्रूवल लेना जरूरी होता है। ऐसे थोड़ी ना कि पनिशमेंट लिखने की पावर दे दी और गवर्नमेंट का जो मना है कि उसके अंदर पनिशमेंट डाल दो, नहीं, ऐसा नहीं। लिमिटेशंस होनी चाहिए, क्लियर लिखा होना चाहिए, अनएम्बिगियस टर्म्स में क्लैरिटी के साथ लेजिस्लेचर को लिखना पड़ता है, लिख के करना पड़ता है। अदरवाइज क्या होगा, कोर्ट के सामने केस जाएगा, फिर से इसको चैलेंज किया जाएगा प्रोविजन को, एक्सेसिव डेलीगेशन है बोल के। तो उस सारे झंझट की ओर मत जाओ ना, कोर्ट के सामने क्यों ऐसे जा रहे हो, पहले ही जो काम है वो क्लियर कर दो। पनिशमेंट दे सकते हो, ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है, इसके अंदर रखते हुए आप पनिशमेंट को डिस्क्राइब कीजिए, सिंपल। अब नेक्स्ट क्या है, अप्लाइंग प्रोविजंस ऑफ वन एक्ट टू अनदर एक्ट विथ मॉडिफिकेशंस। अब ये क्या है, मतलब लेजिस्लेचर जो है गवर्नमेंट को पावर दे देते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टैट्यूट है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ठीक है, और दूसरे स्टैट्यूट के कोई सर्टन मैटर्स के अंदर ना इस स्टैट्यूट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना उस स्टैट्यूट के प्रोविजंस को अप्लाई कर सकते हो आप।
मतलब ये फंक्शन एग्जीक्यूटिव को दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 43 ऑफ LIC एक्ट 1956, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है। तो LIC एक्ट के अंदर जो थोड़ी बातें बोलेंगे, थोड़े मैटर्स जो हैं, उसके ऊपर इंश्योरेंस एक्ट 1938 के प्रोविजंस को अप्लाई किया जा सकता है। समझ रहे आप किस तरीके से सेक्शन 43 बात कर रहा है कि मतलब इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर जो बातें हैं वो LIC एक्ट के अंदर एप्लीकेबल हो सकती है। और कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगा। तो ये भी एक तरीके के फंक्शन हो गया। लास्ट है हेनरिएट क्लॉज, रिमूविंग ऑफ डिफिकल्टीज क्लॉज। अब ये क्या है? तो अब यहाँ क्या है, देखिए लेजिस्लेचर क्या करते हैं, लेजिस्लेचर ना लॉ बनाते हैं। तो अभी कोई भी टॉपिक वो लेते हैं तो उस टॉपिक के ऊपर जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सब उठा के उस लेजिस्लेशन के अंदर लिख देते हैं। अब प्रॉब्लम कब आती है? जब एग्जीक्यूटिव को अपना फंक्शन निभाना होता है, मतलब एग्जीक्यूशन का काम देखना होता है इस एक्ट का, वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो एग्जीक्यूटिव डिफिकल्टीज फेस करते हैं। तो कभी कभार लेजिस्लेचर क्या करते हैं, लॉ बनाते टाइम किसी प्रोविजन को डाल देते हैं और कहते हैं कि अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है तो उस डिफिकल्टी को एग्जीक्यूटिव रिमूव कर सकता है बाय मेकिंग सर्टन चेंजेस इन द प्रोविजन। कुछ चेंजेस करके उस डिफिकल्टी को रिमूव कर सकता है एंड स्मूथली इस एक्ट को जो है इंप्लीमेंट कर सकता है। तो अगर ऐसी कहीं पावर दी गई हो लेजिस्लेशन के अंदर या लॉ के अंदर तो हम बोलेंगे वो क्या है, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लॉज। ठीक है। और हाँ, इसको ना कभी कभार हेनरिएट क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे मैंने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था, राइट। हेनरिएट क्लॉज क्या है? बेसिकली हेनरिएट जो थे वो एक किंग थे इंग्लैंड के और उनके पास एब्सोल्यूट वाइड इन तरीके के पावर से लॉ को मतलब हटा देने के या लॉ को उसको ऑल्टर करने के, तो ऐसे कई सारे पावर्स थे। तो एग्जीक्यूटिव ऑटोक्रेसी को दिखाने के लिए भी हम हेनरिएट क्लॉज नाम यूज करते हैं। मतलब जहां पर एग्जीक्यूटिव के पास अनलिमिटेड या वाइड इन तरीके के पावर्स हो ना, तो उसको जताने के लिए हेनरिएट क्लॉज भी कहा जाता है। और ये रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लॉज ना थोड़ा डेंजरस भी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव को ना बहुत बड़े पावर्स मिल जाते हैं। क्योंकि पावर क्या है, मॉडिफाई कर लो आप प्रोविजन को, डिफिकल्टी को हटा लो और उस लॉ को स्मूथली अप्लाई कर लो। मॉडिफाई कर लो, ये कैसा पावर? मतलब पूरी तरीके से हटा दो, क्या करो? मतलब ये तो वाइड तरीके की पावर हुई ना। तो उसको दिखाने के लिए कभी कभार हेनरिएट क्लॉज का नाम यूज किया जाता है। बट ये रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लॉज जो है दो तरीके से डिवाइडेड है, नैरो वर्जन भी है इसका, वाइडर वर्जन भी है। तो नैरो वर्जन में क्या होता है, तो कुछ स्टैट्यूट जो है कुछ प्रोविजंस डाल देते हैं, कहते हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो आप कोई प्रोविजन बना सकते हैं, बट दैट प्रोविजन या कोई भी चेंज आप बना सकते हैं, बट दैट चेंज शुड बी कंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। मतलब इस स्टैट्यूट के अंदर जो भी प्रोविजन लिखे होंगे ना और जो चेंज आप लाओगे ये कंसिस्टेंट होने चाहिए दोनों। ये नहीं कि आपको वाइड पावर दे दिया, आप जो तरीके का ऑल्टरेशन करना कर सकते हो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये जो भी ऑल्ट्रेशन आप करोगे दैट शुड बी कंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूट। एंड हाँ, आप ये एक्ट को, मतलब जिस एक्ट ने आपको पावर दी है ना इसको मॉडिफिकेशन करने की, दैट इज पेरेंट एक्ट, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा तरीके का पावर किसी सेक्शन में बोला गया है तो हम बोलेंगे ये एक नैरो वर्जन है किसका, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लॉज का। एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि सेक्शन 34 ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985। नाउ इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर पावर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को ये दी है कि अगर इस एक्ट को अप्लाई करते टाइम कोई डिफिकल्टी आती है तो वो कोई प्रोविजन को बना सकते हैं, उस डिफिकल्टी को रिमूव कर सकते हैं और इस एक्ट को स्मूथली अप्लाई कर सकते हैं। बट वो प्रोविजन जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। समझ गया? वैसे ही आप रीड कर सकते हैं सेक्शन 128 ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। सेम ही पावर, सेम ही तरीके का फंक्शन दिया हुआ है। कहते हैं कि प्रेसिडेंट इस एक्ट को अप्लाई करते टाइम कोई भी डिफिकल्टी फेस करते हैं तो कोई प्रोविजन या कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी तरीके का एक्शन ले सकते हैं ताकि इस एक्ट को स्मूथली अप्लाई किया जाए। बट कोई भी एक्शन जो लेंगे दैट शुड बी कंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो ये जो कंसिस्टेंट टर्म होता है ना, जैसे ही यूज किया हो किसी क्लॉज में, मतलब रिमूवल और डिफिकल्टी क्लॉज के अंदर यूज किया हो, तो आप समझ जाइए वो नैरो वर्जन है। ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा वाइड पावर नहीं दी, लिमिटेड पावर दी है। समझ गए आप? ठीक है। अब वाइड भी होता है, वाइडर एस्पेक्ट ऑफ दिस रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लॉज। अब वाइडर में क्या होता है, उसके अंदर गवर्नमेंट के पास पावर या एग्जीक्यूटिव के पास पावर ये होती है कि वो इवन पेरेंट एक्ट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें कुछ उस सेक्शन के अंदर या किसी पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के अंदर कुछ मेंशन ही नहीं होता, कंसिस्टेंट होना चाहिए ये भी मेंशन नहीं होता, मतलब वाइड तरीके की पावर्स है। ठीक है, तो कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्टिकल 392 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये क्या होगी, वाइड तरीके की पावर्स होंगी जहां पर ये बोला ही नहीं होगा कि इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। मतलब पेरेंट एक्ट को भी मॉडिफाई करने का पावर है, वाइड पावर्स।
राइट। अब केसेस देख लें, जैसे पहला है जालन ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस मिल मजदूर यूनियन 1986 का केस, पहले भी हमने देखा था बट इसके अंदर सेक्शन अलग है, सेक्शन 37 ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1967। नाउ इस एक्ट के अंदर बेसिकली सेक्शन 37 को चैलेंज किया गया था। तो सेक्शन 37 क्या कहता है? सेक्शन 37 कहता है कि इस एक्ट को अप्लाई करने में अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है ना, तो उस डिफिकल्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट बाय मेकिंग एन ऑर्डर उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड वट एवर ऑर्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है दैट शुड बी कंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ऐसे कहा हुआ है सेक्शन 37 में। तो इसको चैलेंज करा, तो कोर्ट ने पता है क्या करा? कोर्ट ने बेसिकली इस सेक्शन को देखा और कोर्ट ने कहा सही बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो बहुत ही वाइड पावर्स है, मतलब वो डिसाइड कर सकते हैं कि कब डिफिकल्टी आ रही है, वो डिसाइड कर सकते हैं डिफिकल्टी रिमूव करने के लिए उनको ऑर्डर देना है या नहीं देना है, एंड वो ही डिसाइड कर सकते हैं कि दैट ऑर्डर इज इन कंसिस्टेंसी विद दैट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, मतलब वो पूरी तरीके से डिसाइड कर सकते हैं इस पूरे मैटर को। तो कोर्ट ने सेक्शन 37 को अल्ट्रावाइज डिक्लेयर करा और कहा ये सेक्शन इनवैलिड है, इतना बड़ा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। बट ये डिसीजन जो है ना 3:2 में दिया गया था। तो माइनॉरिटी जजमेंट के अंदर हिदायतुल्लाह जज ने ये कहा था कि ये जो जजमेंट है ना वो थोड़ी सी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो एक्ट को स्मूथली अप्लाई करने के लिए कोई डिफिकल्टी है तो रिमूव कर सके। और उस सेक्शन में लिखा भी तो है कि कंसिस्टेंट होना चाहिए विद द प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूट, स्टैट्यूट के जो प्रोविजंस है उसके साथ मैच होने वाला कोई ऑल्टरेशन या मॉडिफिकेशन होना चाहिए, सिंपल। तो इतना भी हमें स्ट्रिक्ट तरीके से इसको इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, ऐसे कोर्ट ने कहा। तो इसके बाद वाले जो भी केसेस आए ना, तो कोर्ट ने थोड़ा लिबरल व्यू लेना शुरू करा रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लॉसेस। जब भी क्लॉसेस में ये लिखा होता था कि इट शुड बी कंसिस्टेंट विद दैट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, तो कोर्ट ने उसको वैलिड डिक्लेयर करना शुरू करा। जैसे गामोन इंडिया लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1974 के केस में सेक्शन 34 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 को बेसिकली चैलेंज किया गया था, ये कहते हुए कि ये एक्सेसिव डेलीगेशन है, क्योंकि सेक्शन 34 के अंदर पावर ये दे दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कोई भी डिफिकल्टी होती है तो वो रिमूव कर सकते हैं, बट उस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए जो भी ऑल्ट्रेशन, जो भी चेंजेस वो लेके आएंगे दैट शुड बी कंसिस्टेंट विद दैट ऑफ द प्रोविजन। सो अब कंसिस्टेंट विद दैट ऑफ द प्रोविजंस यूज किया है, तो कोर्ट ने बोला दैट इज अ लिमिटेड पावर, दैट इज नॉट एन एक्सेसिव डेलीगेशन। तो साथ साथ कोर्ट ने ये भी समझाया भाई ये प्रोविजन इसलिए है ना ताकि इस लॉ को जो है स्मूथली इंप्लीमेंट किया जाए बाय द एग्जीक्यूटिव, सिंपल। तो इतना ज्यादा बड़ा पावर है नहीं। एक लास्ट केस देखें, लास्ट ये है सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस ब्रोजोनाथ गैंगुली 1986 का केस। इसके अंदर रूल नंबर 9I दैट इज ऑफ सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सर्विस डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1979 को चैलेंज किया गया था। क्यों पता है? क्योंकि इस पर्टिकुलर रूल के अंदर कॉर्पोरेशन को यह पावर दी गई थी कि वो परमानेंट एम्प्लॉय को बाय गिविंग अ 3 months नोटिस उनके एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं, उनको घर भेज सकते हैं 3 months नोटिस देके या 3 महीने के पैसे देके कर सकते हैं। तो कोर्ट ने ना इस पर्टिकुलर केस के अंदर कहा कि ये जो रूल है वो हेनरी 8 क्लॉज है। आप समझे कि कभी कभार कोर्ट जो है जहां पर एग्जीक्यूटिव को एक्सेसिव पावर्स दे दिए जाते हैं, वाइड पावर्स दे दिए जाते हैं ना, तो उसको हेनरी 8 क्लॉज के नाम से भी बुला लिया जाता है, समझ गए? तो मतलब वाइड पावर्स एग्जीक्यूटिव को नहीं देनी चाहिए। ओके, तो आई होप आपको ये 10 पॉइंट्स तो क्लियर कट समझ आ गए होंगे और आपको समझ आ गया होगा कि लेजिस्लेचर कौन कौन से फंक्शंस है जो एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर सकते हैं। अच्छा, तो जाने से पहले एक केस मैं आपको देती हूँ, टास्क है ये, दैट इज हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960 का केस। आप ये केस रीड करिए और रीड करने के बाद मुझे बताइए कि इन 10 पॉइंट्स में से किस पॉइंट के साथ ये केस रिलेट करता है, क्या हुआ था इस केस के अंदर और क्या जजमेंट कोर्ट ने दी थी, एक्सेसिव डेलीगेशन हुआ था या नहीं हुआ था, ये सब आप मुझे रीड करके कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। उससे पहले कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय बाय।